नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज आपके समक्ष कक्षा 12 के प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज आपको पढ़ना है कि कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है और जब ये अपवर्तन होता है तो वहाँ पर पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। इसका मतलब ये है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इसको हमें समझना है। सबसे पहले जो है हम बनाते हैं एक ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब में हम एक रे जो है प्रकाश की उसको इंसिडेंट कराते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक ग्लास स्लैब ले लिया। हमने माना कि ये एक जो है कहते हैं लेट अस कंसीडर ये ग्लास स्लैब व्हिच थिकनेस इज स्मॉल टी, यानी पी आप चाहे पी ले लें चाहे RS कुछ भी ले लें, ABCD लिख लें, आप बिल्कुल जो है अपने मन से लिख सकते हैं। ABCD हमने ले लिया। एक ग्लास स्लैब किसका बना है, ये ग्लास का बना है। किसका बना है, ग्लास का बना है। ठीक, ग्लास का एक टुकड़ा है और इसकी जो थिकनेस है, मतलब ये जो इसकी थिकनेस है ये है स्मॉल टी। इसकी थिकनेस क्या है, स्मॉल टी है। समझ लीजिएगा आप लोग, बड़े आराम से समझिए, कहीं आपको देखिए डेरिवेशन है और डेरिवेशन को हम भली भांति समझेंगे। जब तक आप किसी भी डेरिवेशन को अच्छे से नहीं समझ सकते तब तक आप भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, अब क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को हम इस ग्लास स्लैब के AB सरफेस पर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक इंसिडेंट रे है और वो कैसी है, मोनोक्रोमेटिक है। कैसी है, मोनोक्रोमेटिक है। तो आप जानिए इस चीज़ को, मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा इस बात को। आप देखिए, जब रिफ्रैक्शन होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है कहाँ से, रेयर से डेंसर की ओर। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयर में से जो है डेंसर मीडियम में जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो लाइट की रे होती है वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ठीक, तो ये जो हमारी है ये है पूरी आपकी इंसिडेंट रे है जो इस पे जाएगी, इस पे गुजरेगी। तो ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा नॉर्मल N और N डैश है। ठीक, ये नॉर्मल हमारा N और N डैश है। लेकिन जो आपका ये प्रकाश की किरण है, अब ये बेंड हो गई किधर, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, और इसको हमें लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले वीडियो से इसको जानते हैं कि कैसे ये जो है। और फिर जैसे ही डेंसर से रेयर को जाती है तो ये जो है टूवर्ड्स मुड़ जाती है किधर, नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक, यानी ये जो हमारा नॉर्मल है, ये एक और नॉर्मल हमने बनाया। ठीक, ये जो हमारा नॉर्मल है यहाँ पर, तो इसको आना चाहिए ऐसे, इस लाइट को आना चाहिए कहाँ पे, ऐसे आना चाहिए, लेकिन वो जाती कहाँ है, जाती है वो उस तरफ। ठीक, यानी इसको आना चाहिए यहाँ पे। अब आप समझ, इसको हम समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए इस बात को। आप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल I बनता है। ठीक, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल R बनता है। अब आप समझिए, चूंकि I ये और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, इसलिए जो ये एंगल आपका होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, I माइनस R होगा। लेकिन आपका जो ये एंगल होगा इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि यहाँ से ये किरण कौन सी होती है, इमर्जेंट होती है, निर्गत किरण कहते हैं इसे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, इमर्जेंट। ये अब सवाल है कि इमर्जेंट ये भाई E अगर है तो मैं कहता हूँ आपसे कि ये E जो है I के बराबर है,
इस बात को समझिए आप। देखिए, जब प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जाती है उस समय कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्या होता है, समझिए। उस समय कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ये Ng जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल आप समझिए। तो जब प्रकाश की किरण, इसको मान लिया हमने P और इसको मान लिया हमने Q मान लिया, ठीक। जब प्रकाश की किरण रेयर से यानी एयर से कहाँ, ग्लास में जाती है तो ग्लास का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं साइन एंगल। यानी अगर हम यहाँ लगा दें स्नेल का नियम, क्या लगा दें, स्नेल्स लॉ लगा दें हम अगर, तो मिलेगा क्या, Ang बराबर साइन आर अपान साइन आई अपान साइन आर। ध्यान दीजिए, ये म्यू भी लिखा होता है, कहीं कहीं म्यू ही लिखा होता है, म्यू एन दोनों हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। और जब जो है ग्लास से इधर जाती है तो ये जो आर होती है हमारा वो इंसिडेंट हो जाती है, वो इंसिडेंट रे हो जाती है, और जो ई हमारा है वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है। यानी यहाँ पर अगर हम कर दें GNA, अगर हम कर दें GNA तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन ई हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 and 2 we get Ang इंटू GNA इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइन आई अपान साइन ई मिला, और इधर हम क्या लिख देंगे, ये Ng गुणे GNA। अब मैं आपको बता दूं, एक रिलेशन हमने निकलवाया था, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ठीक। अब आपको मैं बताऊं कि कैसे हम 1 लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो यह हमें मिलेगा साइन आई इक्वल टू साइन ई मिलेगा, क्या मिलेगा, साइन आई इक्वल टू साइन ई मिलेगा। और एक रिलेशन हमने निकलवाया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था कि ये Ng इज इक्वल टू 1 अपान GNA, और फिर इसलिए इम्प्लाई दैट ये Ng इंटू GNA इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू पुट कर दिए और ये हमारा रिलेशन आ गया। तो इससे हमें क्या मिलता है, I इक्वल टू ई मिलता है। इसलिए जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे जो होगी वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको हम बताएं कि डेरिवेशन की शुरुआत ध्यान से देखिएगा आप लोग, इतना तो आप जान गए कि आई ई के बराबर कैसे होता है, वो आप समझ गए। अब आप हम चलते हैं कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैथमेटिकल रूप में क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब जो है अब फिगर आपका बना हुआ है, सारे एंगल्स आप जान गए कौन कौन से हैं, कौन आपकी इमर्जेंट रे है। देखिए, ये आपकी इमर्जेंट रे है और ये आपका ओरिजिनल जो पाथ है आपका इंसिडेंट रे का, वो ये है आपका, ठीक। तो अब आप यहाँ से सब कुछ समझ गए, इसको आप चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए, अब हम अगर फिगर की बात करें तो फ्रॉम फिगर से क्या मिलता है, समझिए इस चीज़ को आप बड़े आराम से। देखिए, बहुत छोटी चीज़ है, आराम से समझिए। हम लेंगे इन ट्रायंगल QN1-R, ठीक। यहाँ से देखें अगर हम तो कास आर हमें क्या मिलेगा, कास आर जो है हमें मिलेगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, कास मतलब होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें जो आपका आएगा वो आएगा QN1 अपॉन आपका क्या है, देखिए इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, QN1-R की बात मैं कर रहा हूं। तो कास आर बराबर हाइपोटेनियस बेस अपान हाइपोटेनियस, तो QN1 अपान क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। और यहां से यानी कास आर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए QN1 की वैल्यू आपकी T है तो T अपान QR हो जाएगा। इसको मान लें इक्वेशन हम 1, ठीक। अगेन इन ट्रायंगल
QRS में, QRS यहाँ से अगर हम देखें, ठीक, तो साइन I माइनस R इक्वल टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो RS आपका क्या हो जाएगा, RS आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। इसको मान लें इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं कि दो इक्वेशन हमें मिल गए। एक तो हमें मिल गया cos R इक्वल टू T अपान QR, और एक को मिल गया हमें साइन के फॉर्म में साइन I माइनस R इक्वल टू RS अपान QR। तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पर जो है मिल गए। अब हमें देखना है कि इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या मिलता है। तो देखिए आप, फ्रॉम 1 and 2 we get, फ्रॉम 1 and 2 बी गेट, क्या मिलता है, इस बात को आप समझिए। हम क्या करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी साइन I माइनस R अपान cos R इक्वल टू RS अपान QR और अपान T अपान QR। अब QR कैंसिल हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा हमें क्या, साइन I माइनस R अपान cos R इक्वल टू आपका RS अपान T मिलेगा। ठीक, ये आपका कैंसिल हो जाएगा जब ये आप पलटेंगे। तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से RS इक्वल टू क्या मिलेगा, T साइन I माइनस R अपान cos R। ठीक, इतनी चीज़ मिल गई। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देखिए कि ये जो RS है हमारा, वो ये डिस्टेंस है, और इसी को कहते हैं क्या, इसी RS को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अर्थात यहाँ से अगर हम देखें तो एक डिफरेंशन निकलती है किसकी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट की, कि जो आपकी इमरजेंट रे है मतलब, और जो आपकी इंसिडेंट रे है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, वो आपका क्या हो जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर। तो यानी इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे D से। तो अब बताइए आप कि हम इसको लिख क्या सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं D इक्वल टू T साइन I माइनस R अपान cos R। क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, यदि आपतन कोण का मान कम हो, यानी यदि इसका मान कम होगा तो R का भी मान कम होगा, जाहिर सी बात है। जैसे इसका मान कम होगा तो R का मान कम होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि I R के जो मान होंगे वो भी कम होंगे। भाई ये अगर कम होगा तो ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन I माइनस R इक्वल टू I माइनस R। अच्छा एक बताइए, cos R कितना कम हो सकता है, बहुत मिनिमम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos R इक्वल टू 1 व्हेन R इक्वल टू 0। जब R की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब मिनिमम हो जाए, 0 से मिनिमम तो नहीं हो सकती ना, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या आ जाएगा, TI माइनस R आ जाएगा। और इसको जो है हमने मान लिया इक्वेशन 4th मान लिया। क्या मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 4th मान लिया। आप लोग इतना जो है आप वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक, तो इतना आप जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया नोट। अब हम पुनः क्या करते हैं, ध्यान से दीजिएगा इस बात को, स्नेल का नियम लगाते हैं। पुनः क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं। अब पुनः हम स्नेल का नियम लगाते हैं, मतलब स्नेल के नियम से,
स्नेल के नियम से। अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल्स लॉ से हमें क्या मिलता है, आप जानते हैं जो n हमारा होता है रिफ्रैक्टिव या म्यू होता है वो क्या होता है साइन आई अपान साइन आर। इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ छोटे हो गए तो ये भी हम लिख सकते हैं आई अपान आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप n इक्वल टू आई बाई आर लिख सकते हैं, ठीक, ये आपका आ गया। अगर हम इसके बाद देखें तो यहाँ से r बराबर क्या लिख पाएंगे, आई बाई एन लिख देंगे। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है ना। चलिए ये हो गया आपका, इतना है, नोट कर लीजिए। अब आप समीकरण जो इक्वेशन 4 है, ठीक, यानी आप लिख दीजिए अतः समीकरण 4 से, ध्यान दीजिए आप हैंस फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इतना बड़ा इशू नहीं है इंग्लिश हिंदी का जो आप ना समझ पाए, बड़े आराम से आप समझते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको पुनः। देखिए अब अगर हम 4 में उसकी वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, d इक्वल टू आई आप कॉमन कर लीजिए, ठीक, सॉरी टी आपका ऐसा रहेगा i माइनस आई बाई एन। अब क्या है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो d इक्वल टू टी और 1 माइनस 1 अपान एन और i आप कर लीजिए क्या, कॉमन कर लीजिए। यानी यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिल सकता है d इक्वल टू टी एन माइनस 1 अपान एन। अगर इसको हम हल कर लें, ठीक, ये हम लिख सकते हैं इसको, और आप i लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो फाइनली क्या मिलेगा, d इक्वल टू टी आई, ठीक। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही कंडीशन होती है इसको प्राप्त करने की, यही डेरिवेशन होती है। चलिए अब हम फाइनली बात कर लें इन लैंग्वेज कि लैटरल डिस्पर्जन होता क्या है, लैटरल डिस्पर्जन सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब हम फाइनली बात कर लें लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। आप समझिए हमने क्या कहा, इस इमर्जेंट रे और इस इंसिडेंट की रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। यानी जो RS है हमारा वो क्या है, लैटरली डिस्प्लेस है, यानी ये इतना शिफ्ट हुई है, इतना क्या है, शिफ्ट हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ठीक, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ए ग्लास स्लैब इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी वो निर्गत किरण जो कांच के टुकड़े से होकर आ रही हो उसके, और जो आपतित किरण है उसके जो बीच की लंबवत दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे coming out from a glass slab is called या is known as lateral displacement। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी डिफिनेशन हो गई। और हिंदी में भी आप बड़े आसानी से इसको जान सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण जो कि एक ग्लास यानी कांच के टुकड़े से निर्गत हो रही है, उसके बीच की जो लंबवत दूरी है उसको हम कहते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए आपको एक चर्चा मैं और कर दूं और वो आपका जो है होगा अंतिम। समझिए अंतिम बिंदु क्या है, इसको देखना बहुत जरूरी है, बड़े आराम से देखिए। यहां से देखिए फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, आपके अफेक्टिंग फैक्टर क्या है ये आप ध्यान दीजिए।
किसका प्रभाव पड़ता है, यहाँ से आप देख लीजिए। अगर एंगल I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LD, यानी अगर I बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। एक चीज़ तो हमें ये मिल रहा है, ठीक। आप देख लीजिए I अगर बढ़ेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इट गिव्स I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ेगा अगर I बढ़ेगा। दूसरा यहीं से देख लें तो D, ये थिकनेस ऑफ द ग्लास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर T हमारा बढ़ेगा तो ये भी हमारा क्या है, बढ़ेगा। और अगर हम बात करें, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम, तो भाई n हमारा है, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा तब भी हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। लेकिन वेवलेंथ जो होती है, क्योंकि प्रकाश जो होती है वो कई 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है, और ये आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कैसी है, मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय लाइट रे है, प्रकाश की किरण है। ये जो है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/LD, मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उस रंग के प्रकाश की किरण जो है में लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आपको मैं बता दूं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम होगा आपके वायलेट में, मैक्सिमम होगा आपके वायलेट में। क्यों, क्योंकि वायलेट का जो लैम्डा होता है वो जो है मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। तो जिसका लैम्डा कम होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, अधिक होगा। और रेड का अगर आपसे पूछा जाए तो रेड का लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट पर देखिए कितना सरल है, कितना इजी वे में मैंने आपको समझाया है। और हमें लगता है कि आपको सिर्फ कॉपी कलम लेके इसको नोट करना है, बैठ जाना है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है आपको, आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।